बैठो ना बच्चों। चलो रात का चौकीदार ये क्या है? हाँ उधर भी वही था, 10th में भी वही था। हिंदी पढ़ा रही हो, पीछे बैठ के हिस्ट्री पढ़ रहे घर में। हाँ ओरल है तो क्या हुआ, घर पे पढ़ने का समय नहीं मिला था, घर पे बर्तन मांज रहे थे, कपड़े धो रहे थे, खाना बना रहे थे। 8 लेसन बराबर। एग्जाम में पूरा बुक लिखना पड़ेगा, तब क्या करोगे? लिख दो नहीं। 4-4 तो सर को बोलो एक दिन सिविक्स रखो, एक दिन मम्मी खाना खाने को तो सब चीज खाते हो ना? नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी कान के नीचे बजाओगे अभी? जाके बोलते पूरा 10 लेसन। एक मिनट आप लोगों ने किया बेटा? आप लोगों ने नहीं किया? ये देखो नहीं किया है तो क्लियर कट बोलो। पनिशमेंट के पहले ही बात क्लियर कर दो कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम 2-2 करेंगे, 4-4 लेसन देते, क्योंकि 2 साल से हम लोग आलसी गधे हो गए हैं, तो हमसे नहीं हो रहा है। अच्छा अभी 18 तारीख से आपके सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो भी है ऑनलाइन। कितने दिन तो ऑनलाइन चलने वाला है? अब स्कूल शुरू होने वाला है। ऑनलाइन भूल जाओगे, ऑनलाइन के बहाने रहे तो गए काम से। मिलजुल के एग्जाम देना है सबको। चलो चलो मेरा लेसन में जो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। रात का चौकीदार चलिए। लेसन कंप्लीट होगा तो मैं पढ़ने का समय दूंगी। ओके चलिए। रात का चौकीदार आधा लेसन हो गया था हमारा, आगे पढ़ते हैं। हाँ पेज नंबर 35 पे आए। यानी जब लेखक ने पूछा कि तुम सोते कब हो, तब उसने कहा कि सुबह 8। ये हुआ ना? नहीं हुआ? उसी भूत की स्टोरी में मेरा लेसन रहेगा ना तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। कह रहा है कि लेखक ने पूछा ना कि फिर तुम रात भर जागते रहते हो तो सोते कब हो? तो कह रहा है कि क्या करता हूँ, सुबह 8 या 9 बजे वापस कॉलोनी का एक राउंड मार लेता हूँ कि बाबा सब कुछ ठीक है ना, कहीं चोरी चकारी तो नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। देन तसल्ली कर लेता हूँ, दिलासा आ जाता है मन को कि बाबा कुछ भी नई घटना घटित हुई। देन उसके बाद फिर रात को जागने के लिए सो जाता हूँ, क्योंकि दिन भर उसे तो रात भर वापस उसी रात सुबह हुए पर उस रात को तो वापस को ड्यूटी पे आना है ना, इसलिए उस रात यानी उस रात को जागने के लिए वापस मैं फिर सो जाता हूँ, यानी नींद ले लेता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो, मैं अगले घर जाऊँ। कह रहे अभी आप मुझे पैसे दे दो, मुझे और भी आगे दूसरे घरों में जाकर पैसे लेने हैं। अरे भाई अभी तुमने ही कहा ना कि जो पैसे नहीं देता उनका ध्यान तुम ज्यादा रखना पड़ता है। लेखक कह रहे हैं कि अभी तो तुम कह रहे थे ना कि जो तुम्हें पैसे नहीं देता उसके घरों का ध्यान तुम्हें और भी ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे ही करनी होगी, समझे? तो कह रहे कि तुम तो कह रहे थे ना कि अगर कोई तुम्हें पैसे नहीं देता तो तुम उसके घर की रखवाली और भी अच्छे से करते हो, तो आज के बाद मेरे घर की भी रखवाली तुम्हें बिना पैसे ही करनी पड़ेगी, मैं भी तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। यानी यहाँ एक मजाक कर रहे लेखक, ऐसे बात करे, क्योंकि जब लेखक कहते हैं कि पूरे 125 यानी 125 घर है, फिर भी तुम्हें महीने में सिर्फ 60 या 50 लोग ही पैसे देते हैं,
तो फिर जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते, तुम उनके घर की रखवाली नहीं करते हो क्या? तो यहाँ बहादुर क्या कहता है, नहीं, ऐसे लोगों के घर की रखवाली तो हमें और ज्यादा करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे उनके अगर चोरी वगैरह हो गई तो पुलिस आकर हमें ही पकड़ती है, और ऊपर से वो भी दोष देते कि चौकीदार को हम पैसे नहीं देते इसलिए उन्होंने ही चोरी करवाई होगी, ऐसे। और बहादुर, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब, आप पैसे दो या ना दो, वो आपकी मर्जी। वो कोई जबरदस्ती आप पे करता नहीं कि मैं रखवाली करता हूँ तो आपको देना ही पड़ेगा, वैसे है ना। जैसे हम मम्मी का थोड़ा सा भी काम करते हैं, कुछ भी, मम्मी बोलेगी जा दूध लेकर आ, अच्छा 5 रुपए तू ले ली फटक से, और समझो मम्मी ने वो 5 रुपए नहीं दी, तू बोली थी देगी, अब तुझे देना ही पड़ेगा। यानी बिना 5 रुपए छोड़ लिए आप पूरी मम्मी को छोड़ते नहीं हो। तो यानी यहाँ जब लेकर कह देते हैं कि अभी मैं भी तुम्हें अपने घर की रखवाली करने के पैसे नहीं दूंगा, तब बहादुर चुप होता है और कहता है आपकी इच्छा, ऐसा करके वो अगले घर चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकांकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, निष्कपट यानी बिना मन में बिना कोई संकोच या पाप रखे, निस्वार्थ भाव से, यानी आप पैसे देते हो या नहीं देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम हमारे मन में निस्वार्थ भाव कभी नहीं होता। अभी जैसे मैंने आज मेरी बर्थडे पार्टी थी तो मैं आशा रखूंगी कि कल इसकी बर्थडे तो ये भी बर्थडे पार्टी दे। आज मैंने 10 रुपए का मंचूरियन इसको खिलाया तो मैं बोलूंगी ये कल मुझे 10 रुपए का मंचूरियन खिलाया। नहीं खिलाया तो कभी समय पे जा जा मैंने तो तुझे खिलाया था बोल के भी बता देते हैं, कहने का मतलब। तो इस तरह का व्यक्ति, तो यहाँ लेखक क्या सोच रहे हैं कि बिना किसी दबाव को, प्रेशर या बिना किसी निमंत्रण यानी इन्विटेशन, एकांकी रूप से यानी एक भाव से अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निष्ठा निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, क्योंकि वो हम रात भर जागता है, हमारी घरों की रखवाली करता है। कभी तो हम निश्चित रूप से हमारे घर में सोते हैं ना, है ना। रात के समय अगर कुत्ता भौंक रहा है तो समझ लो कौन आया, एक तो चोर आया का तो चौकीदार रहते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे भूत भी आते हैं रात को, तो मैंने तो ऐसे सुना है कि रात को कुत्ते रोते हैं ना, रोने का आवाज सुने कभी कुत्तों का? हाँ, वही तो कहते कि कुत्तों को यमराज दिखाई देता है, और जिस दिशा से कुत्ता रोता है, जिस दिशा में मुंह करके, वहां कोई ना कोई टपकने वाला होता है। ऐसा सुना है, पर अभी सच है कि रात के किसकी हिम्मत है कुत्ता किस दिशा में रो रहा है देखने को जाने का। हाँ, तुझे जिस दिशा में रोना है भाई रो, जिसका दिन आया है, बोलते हैं जिसके दिन भर गए वो जाने वाला है। कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है, तो जाने तो सभी वाले हैं, बराबर। कहते हैं ना, जिसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। कोई अमर पाठ लेकर नहीं आता कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, कोई नहीं बोल सकता, है ना। और आजकल तो ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, बूढ़े लोग टपकते थे, अभी तो जवान भी टपकते है ना। यानी जो भी दिन आता है उसे अच्छी तरह से खुशियों से गुजारना चाहिए, गम भरा दिन नहीं निकलना। मिला उसी में समाधान, ये नहीं मिला नाराज होना, गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, ये जो मानवीय फितरत है ना, ये सब छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, सिखाया है ना। कल दिखने वाला आज दिखा है इंसान, कल उसके न्यूज आते अरे वो ऐसा हो गया, अरे कल तो मैंने देखा था शाम को तो अच्छे चमके वाले थे, क्या हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत घटनाएं घटित हुई, उससे कुछ तो सबक सीखना चाहिए कि नहीं, कि हमें आए दिन जो भी दिन आता है हमारे सामने उसे हमें हंसी खुशी गुजारना चाहिए। चलिए, तो यहाँ कह रहे, लेखक कह रहे कि निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा की चिंता करने वाला, हाँ, यह रात का रखवाला यानी रात की रखवाली करने वाला है ना, हमारे घरों की रखवाली करने वाला कितना असुरक्षित और अकेला है। उसकी सुरक्षा है, रात के समय गुंडे बदमाशों के साथ मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, एक आध गुंडा ने कुछ मार दिया, गुंडे बदमाश बोले तो उनके पास तो हथियार वगैरह चाकू छुरी कुछ ना कुछ रहता है, कुछ मार दिया तो बेचारा अपने जान से हाथ धो बैठेगा। दिन में अगर कुछ झगड़ा वगैरह होता है तो 2-4 लोग आके झगड़े को सुलझाते हैं, छुड़ाते हैं। और रात के समय कौन जगा रहता है, सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित सोए रहते हैं, और ये बेचारा रात के समय हमारी रखवाली करता है। ऐसे गुंडे बदमाशों से उनका पाला पड़ता है, तो ऐसे और अकेला रहता है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या है। हम तो सुरक्षित है, वो रखवाली करते हैं, हम सुरक्षित है अपने घरों में, पर उनकी सुरक्षा का क्या, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, कहने का मतलब। आगे देखिए, मैं रात भर उहा पोहा में रहा, उहा पोहा मतलब उधेड़ बुन, यानी बोलते ना कोई बात अगर दिमाग में टेंशन है तो हमें नींद नहीं आती, हम यहाँ से ऐसा ऐसे कर,
करवटें बदलते रहते हैं, कभी इस साइड कभी उस साइड। कल एग्जाम है, हाँ नींद ही नहीं आएगी क्योंकि पढ़ाई की है तो सोएंगे नहीं। जैसे बोला है कि ज्यादा नींद कब नहीं आती, कल सुबह पिकनिक जाना है, तब तो बिल्कुल नहीं, तभी तो किसी को हमें उठाने की भी जरूरत नहीं। मम्मी को रात के 2 बजे से, मम्मी इधर कितने बजे, ए सो बाबा अभी तो 2 बजे जाना, 5 बजे 2 बजे से उठाना शुरू। उस समय मम्मी को आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्नान वान करके आप रेडी है ना, सिर्फ अभी तू मुझे स्कूल तक छोड़ने को आ जा, बस बात कर। हाँ बैग बैग भी हम हमारी जो खाना है चटोरे के तरह, जो भी एक दिन पहले जाके पापा के साथ मम्मी के साथ भाई के साथ जाके शॉपिंग करके आ जाएंगे, पूरा बैग पैक, सिर्फ उठाना है और स्कूल में जाना है और पिकनिक के बस में बैठने का इंतजार करना है। ठीक से नींद भी नहीं आई, लेखक क्या कह रहे हैं, इस वजह से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैंने निर्णय ले चुका था, सुबह होने तक उन्होंने डिसीजन ले लिया था। मैंने चौकीदार को बुलाया, लेखक कह रहे हैं मैंने उस चौकीदार को अपने पास बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। कह रहे कि मेरे घर की रखवाली, चौकसी करना यानी चौकीदारी, रखवाली करने का तुम्हें पूरा मेहनताना, मेहनताना बोले तो पगार, वेतन बोलते हैं ना, पेमेंट मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चल गया। उसने कहा, क्योंकि उसने पहले कहा अगर आप पैसे देने चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं देना चाहो तो भी आपकी मर्जी, मेरी आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि सोसाइटी के या सॉरी कॉलोनी के 125 घरों में से केवल उसे 60 या 50 घरों में से ही पैसे मिलते हैं, यानी वो किसी पर दबाव नहीं रहता। अगर दबाव डालता, प्रेशर करता तो उसे पूरे 125 घरों से पैसे मिलते। मगर जिसकी जैसी मर्जी है, कोई देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो बाकी के लोग उसे तीज त्योहार पर यानी कोई फेस्टिवल होता था तभी कुछ ना कुछ देते थे ऐसे। पर जब लेखक ने कहा कि तुम्हें मेरे घर की रखवाली करने का पूरा पगार मिलेगा, पूरा मेहनताना मिलेगा, तब चौकीदार ने उन्हें सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा भी बढ़ गई। जब लेखक के मन में व्यथा चल रही थी ना कि मैंने उसे बोल दिया कि आपसे मैं मेरे घर की भी तुझे रखवाली के पैसे नहीं दूंगी, इस बात से उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। और जब उन्होंने चौकीदार को बुलाया और कहा कि मेरे घर की रखवाली करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, इस बात से उन्हें भी संतोष हो गया और उन्होंने चैन की सांस ली। और उस चौकीदार के प्रति उनकी और भी श्रद्धा बढ़ गई, यानी और भी विश्वास, क्योंकि उन्हीं पर भरोसा करके हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं ना। तो यही बात इस पाठ में बताई गई कि हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, हमारी रखवाली करने वाला जो चौकीदार है वो कितना असुरक्षित है ना। हम तो हमारे घरों में आराम से रहते हैं, हर एक मौसम में हर एक सुख का उपभोग लेते हैं, यानी सुख सुविधा हमें है। और वो तो बेचारा बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हर एक मौसम में रात के समय हमारी रखवाली करता है ना। यानी यह चौकीदार की एक व्यथा बताई गई है। समझा बच्चा? चलिए पेज नंबर 36 देखो, कृतिपूर्ण कीजिए। इसमें देखो चौकीदार से मारपीट करने वाले, तो देखो आपके पेज पे दिया है, पेज नंबर 34 पे दिया है, 4 बातें लिखनी, चार बॉक्स दिया है ना, तो 4, जैसे नशे करने वाले, पत्ते खेलने वाले, एक में लिखना है गुंडे और एक में लिखना है बदमाश। ओके, 4 बातें आपको लिखनी है। चलिए देन आगे देखिए, कारण लिखिए। मैं पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए, फिर आराम से लिखिए। ओके, देखिए चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर भगवान न करे वहां चोरी हो गई तो पुलिस आकर किसे पकड़ती है? चौकीदार को ही पकड़ती है ना। उसी देखो, उसी पैराग्राफ में ऊपर देखिए, देखो यहाँ दिया पेज नंबर 34 पर, लास्ट पैराग्राफ के ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें देखो, भगवान न करे यदि, सॉरी ये यहाँ से लिखो, यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, यहाँ तक कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा आपको लिखना है। ओके, देन उसके बाद है हमारा चौकीदार की असुरक्षा का कारण क्या है? ये गुंडे, बदमाश, नशे करने वाले है ना, जो से वो मारपीट करते हैं, तो उससे उनकी असुरक्षा है ना, यानी कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती। तो देखो वो भी वही पे दिया है,
कई बार नशे पत्ते गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है और शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां दुत्कार और धोस मिलना भी रोज की बात है। तो ये आपको लिखना है। ओके, उसके बाद है साइड में लिखिए बाजू में, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पर देखिए, रात में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला कौन है? चौकीदार। यस। दूसरा है अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला कर्तव्यनिष्ठ शब्द दिया है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में कर्तव्यनिष्ठ शब्द। हाँ, मिला? मिला कर्तव्यनिष्ठ शब्द? हाँ मिला बेटा, कहाँ है? अच्छा हाँ, हाँ पद्य संबंधी में दिया है। देखो, ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा है ना, कर्तव्य निष्ठा ने अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला है, जिम्मेदारियों का पालन करने वाला। देन उसके बाद नीचे दिया है घटनाओं को घटना के अनुसार वाक्य का उचित क्रम लगाकर लिखिए। यानी ये जो वाक्य दिया है उसे लेसन में किस घटना के क्रम में आया वैसे। देखो, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। जैसे आपकी इच्छा साहब जी, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता, तो पहला आएगा जब लेखक उससे पूछते कि रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता, तो जो थर्ड वन है वो फर्स्ट आएगा, देन फर्स्ट वन सेकंड आएगा। ऐसे पहले भी मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देन लास्ट में आएगा जैसी आपकी इच्छा साहब जी। तो थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड। ओके, देन सोमत आ सकता है लूट डकैती करने वालों से चौकीदार की मारपीट। यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। यानी जो हमारी रक्षा के लिए पहरा देता है और कई बार ऐसे लोगों से उसका पाला पड़ता है, उससे मारपीट होती है, कई बार उन्हें अपने जान से हाथ भी धोना पड़ता है, तो ऐसे कर्तव्य करने वाले व्यक्ति के प्रति हमें मान सम्मान होना चाहिए। और अगर वो हमारी रखवाली करता है तो उसका जो मेहनताना बनता है वो भी हमें उसे हर महीने देना चाहिए। आपको अपने शब्द में लिखना है। देन उसके नीचे है भाषा बिंदु, जिसमें बीच देखो बीच स्क्वायर में दिए है सर्वनाम क्रिया संज्ञा और विशेषण, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। आता है ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण, या पढ़ाने की जरूरत है? आएगा ना, तो करिए अपने मन से। देन हम आगे बढ़ते हैं। पोयम 11, निर्माणों के पावन युग में। निर्माण यानी नई नई जो बातें हो रही है, पावन बोले तो पवित्र, युग बोले तो ये जो समय, ये समय कैसा है? विज्ञान की तरक्की, टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है, आज हम चांद तक पहुंच गए, बराबर। तो ऐसे विज्ञान ऐसे युग में हमने तरक्की तो की है, पर उसके साथ हमें अपने चरित्र निर्माण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब निस्वार्थ, यानी हमारे मन में जो स्वार्थ की भावना है उसे छोड़कर, उसका त्याग कर कर दूसरों की भलाई करने के लिए हमें आगे आना है। तो यही मानवता है, कहने का मतलब। तो देखो अभी बीच में बाढ़ वगैरह आई थी, तो वहां कुछ सामान पहुंचाने के लिए कुछ लोग आगे आए थे, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए दूसरे लोग भी आए थे। यानी कहने का मतलब कि आजकल कुछ लोग कैसे होते हैं कि जहाँ अपना स्वार्थ, जहाँ अपना फायदा होता है वही देखकर वही चीज करते हैं। यानी अगर मैं इसके पीछे 10 रुपए खर्च करता हो तो मुझे क्या फायदा होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो नए नए निर्माण हो रहे हैं, नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी, ये तो आगे बढ़ रही है, पर हमें अपने चरित्र पर, निर्माणों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे निस्वार्थ भाव से, या स्वार्थ की जो भावना हमारे मन में है उसका त्याग करते हुए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, या दूसरों का कल्याण करने हेतु हमें आगे आना है। यही बात इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इसके जो लेखक कवि है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, मालूम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए उनका थोड़ा सा परिचय दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जन्म
25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। यानी वो भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कवि भी थे। और क्या थे? पत्रकार। पत्रकार बोले तो न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं ना वह। देन वक्ता, वक्ता यानी स्पीकर, भाषण स्पीच देने वाले बोलते हैं ना, अच्छी अच्छी। सभी के बस में नहीं होता, किसी में ऐसी क्वालिटी होती जो नेतागिरी, लीडरशिप कर सकते, बड़े बड़े भाषण देने वाले, है ना, तो वैसे भी थे। उनकी रचनाएं जीवन की जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब है जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण थी। यानी कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी कविताएं हम पढ़ते हैं, जैसे भारत माता से जुड़ी कविता पढ़ते तो हमें अपने देश के लिए कुछ करने की उत्साह या जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो ऐसी रचनाएं थी उनकी कि उसे पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन में जीवन जीने की इच्छा या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, इस तरह के भाव उनके मन में जागृत होते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, मेरा 51 कविता है, यानी ये कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये सारी गद्य रचनाएं थी। अभी देखो यहाँ पद्य संबंधी बात क्या है, ये क्या है? कविता रस की अनुभूति कराने वाली। रस, रस बोले तो उस ब्रांच में मैंने पढ़ा है, तो मैंने बोला ना रस, तो बच्चा बोलता है रस का मतलब जूस। ऐसे देखा जाए तो रस का मतलब जूस है, पर ये साहित्य की भाषा में रस का मतलब है इंटरेस्ट। देखो जैसे बोलते हैं ना, हम कोई कविता पढ़ते हैं, हम कोई कविता पढ़ते तो वो एक आध दो पंक्ति पढ़ने को कविता हमें अच्छी लगती है, हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, तभी हम जाके पूरी कविता पढ़ते हैं ना। या कोई स्टोरी है पढ़ते, रहस्यमय स्टोरी पढ़ते, आगे क्या होगा, आगे क्या हो, तो हम उसको और पढ़ते जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, हमारी मम्मी वगैरह घर में सीरियल देखते हैं, बराबर, सीरियल देखते हैं, पर देखो सीरियल जैसे 8 से 8:30 का टाइम है, पर जैसे सीरियल खत्म होने का आते हैं ना, तभी उसमें ऐसा टर्निंग पॉइंट बताते हैं, एकदम से अचानक से कोई आया और सीरियल खत्म, फिर हम मम्मी बोलेगी कल तो देखना पड़ेगा कौन आया है। यानी कहने का मतलब उसमें हमें रस आता है, यानी इंटरेस्ट आता है, और हम बोलते कि नहीं कल तो जरूर देखना है, शायद वो विलन तो नहीं आया, हीरो तो नहीं आया, सिर्फ पाव बताते वो सीरियल खत्म, फिर ऊपर का चेहरा देखने के लिए हमें दूसरे दिन और सीरियल देखनी पड़ती है। यानी इस तरह का, जैसे हम कोई नॉवेल पढ़ रहे, उपन्यास पढ़ रहे, सस्पेंस वगैरह, तो आखिर खूनी कौन है वो जानने के लिए हमें कई बार बोलते ना नींद आए, फिर बोलते नहीं एक पन्ना पढ़ते शायद खूनी का पता चल जाए, और थोड़ा पढ़ते। यानी एक तरह का उसमें हमें रस, हमारे मन में उसके प्रति एक रस जागृत होता है। तो बच्चों को वही बोला, गन्ने का रस या मौसमी का रस नहीं है, ये जूस नहीं है, ये एक तरह का रस है ना, उसमें इंटरेस्ट होता है। ये रस है ना, ये आपको 11th में आएगा, ये हाँ ग्रामर का टॉपिक है, रस और अलंकार, ये 11th में आता है, 10th तक नहीं है। तो रस बोले तो उसमें वात्सल्य रस है, जैसे रौद्र रस, रौद्र रस का मतलब गुस्सा वाला, वात्सल्य रस यानी पुत्र और माता के बीच में जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। बहुत रस के कितने 9 या 11 प्रकार है, तो उस समय पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जानिए, रस यानी इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी बोलते हैं ना, जिस चीज रुचि होना। ओके, रस की अनुभूति कराने वाले, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोगों तक आनंद देने वाली रचना कविता होती है ना। कविता हम पढ़ते, कविता के बोल हमें अच्छे लगते हैं तो उसे कई बार हम गुनगुनाते भी है। सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे के भी मुंह में रहेगा, नच रे मोरा आंब्याच्या वनात, है ना। अभी भी बारिश आते है तभी हम गाना, ये गाना है ना, काया काया कापूस से पिंजला, अभी भी बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं। यानी जो गीत हमें पसंद है तो उसे हम गुनगुनाना पसंद करते, गुनगुनाना। तो कह रहे हैं कि रस की अनुभूति यानी जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें आकर्षण पैदा हो हमारे मन में, उस चीज को कविता कहते हैं। ओके, इसमें दृश्य की अनुभूतियों का साकार किया जाता है। अभी देखिए इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुशासन, यानी नूतन यानी नई नई चीजों की खोज, अनुसंधान यानी खोज, संस्कृति का सम्मान, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको सम्मान, जगत के साथ चरित्र निर्माण, सॉरी हाँ, जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ, यानी जो लोग है जगत में या दुनिया में जो लोग है उनका कल्याण उत्थान करना, यानी उनको प्रगति के पथ पर लगाना। और दूसरी बात है इसी के साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। यानी हमारी टेक्नोलॉजी ने तो विकास करना शुरू किया, आगे बढ़ रहे, पर क्या हमारा चरित्र का निर्माण हमने किया है कि नहीं, उस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। इस कविता में उसी चीज को वर्णित
किया है। ओके, तो चलिए कविता देखते हैं। यानी कवि क्या कहते हैं कि आज का युग निर्माणों का पावन युग है। आज का जो युग है वो कैसा है? पावन युग। पावन बोले तो पवित्र, युग बोले तो जो समय, युग बोले तो समय। तो आज का जो समय है वो कैसा है? निर्माणों के पावन युग का, यानी जो निर्माण हो रहे, जो अलग अलग बातें हो रहे, विकसित हो रहे, जो कुछ भी जो भी है जैसे, तो वो क्या है? पवित्र युग है, पवित्र समय चल रहा है। यानी तो ऐसे समय में हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखोगे आजकल गांव गांव जैसा नहीं रहा है। गांव में हमसे भी अच्छी सड़कें हो गई है। हमारे तो सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है वही नहीं पता चलता है ना? डेंजर हो गया, अगर कोई गिरा तो गया काम से। बहुत डेंजर रास्ते हो गए देखा जाए तो। इतने गड्ढे हो गए, इतने कि बाबा नई गाड़ी भी आपकी एक आध 2 महीने खटखट खटखट हो जाएगी, कहने का मतलब। तो पहले गांव में आप देखोगे तो मिट्टी की सड़कें थी, अभी सीमेंट कंक्रीट की जो हमारे इधर होनी चाहिए वैसे सड़कें वहां बन चुकी। पहले लोगों को यहाँ से दूसरे गांव में जाना पड़ता तो पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ी वगैरह बोलते थे। अभी तो उनको अच्छे जाने के लिए काफी सुविधाएं हो चुकी है। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे गाँव में, आप देखो मिट्टी और ये जो गोबर होता है ना उससे घर बनते थे। और दीवारें किस चीज से बनती थी? बाम्बू की तीलियां होती है ना, उसको कामड़ी के ऐसा कुछ कामठी ऐसा कुछ कहते, वो ऐसे लगाते थे। देन उसके ऊपर गोबर और मिट्टी से, जैसे हम सीमेंट और उससे कैसे दीवार खोदते हैं वैसे। एक आए चिक 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 चिक, तोते की तरह कुछ तो बोल रहा है, आवाज आ रहा है मुझे। मुझे तो इसका वो जैसे हम सीमेंट का देखो, सीमेंट और रेती का यूज करके दीवारों को कैसे पुताई होती है, वैसे वहां पहले गांवों में जो लकड़ी की दीवार बनती थी उसे काम भी ऐसा ही कुछ कहते, बाम्बू की तीलियों की बनाई जाती थी और उसके ऊपर गोबर और मिट्टी से पोता जाता था। उस तरह की दीवारें थी, बारिश में बह जाती थी कई बार। पर अभी देखोगे तो हमसे भी अच्छे अच्छे बंगलोज हो गए, क्योंकि जगह तो बहुत अच्छी है, बढ़िया सी, जितने रूम बनाने बनाइए, है ना? इसे देखो आजकल गांव में हमें जाना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे इधर जगह ही नहीं है। एक घर से निकले तो सामने वाले घर में कभी भी चले जाए पता नहीं चलता है ना? होटल्स, कुछ होटल्स में ऐसे हम बैठते हैं ना तो हम बाजू वाले की थाली से आराम से खा सकते हैं, हमारी थाली इधर फिर भी हम बाजू वाले, यानी इतने कंजेस्टेड है। चलिए, तो लेखक वही बात बता रहे हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रगति हो रही, नवनिर्माण हो रहा है, यानी नई नई बातों की खोजबीन हो रही है। ऐसे में क्या व्यक्ति का विकास हो रहा है? व्यक्ति का बोलते ना, आज भी हमारे घर में अगर दादा दादी सभी पुराने ख्यालों वाले, कहने का मतलब है कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे देश तरक्की कर रहा है तो हमारे विचार भी वैसे पुराने नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए। फिर भी आज भी हमारे घर में लड़कियों को बारात के समय बाहर नहीं जाना है, साथ चार घर, लड़कों से बातें नहीं करनी है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वो नहीं करना है। अभी भी उनके लिए काफी बंधन है। लड़का 12 बजे तक सांड की तरह बाहर घूम सकता है, उसे कोई बंधन नहीं। लड़का, कहने का मतलब वो कहावत तो बताते क्या, लड़का ना वो तांबे का लोटा, मालूम है क्या? तांबे का लोटा, भगवान को पूजा को तांबा, तांबा, हाँ, पित्तल नहीं तांबा। अरे तांबे का लोटा ना जिससे मम्मी, हाँ, जिससे मम्मी तुलसी को पानी वगैरह, भगवान भगवान की पूजा वगैरह में हम तांबे की चीजें यूज करते हैं ना। तो तांबे का जो लोटा होता है ना, तो कहते हैं कि लड़के तांबे की लोटे की तरह होते हैं, घसने पे कैसे चमकते हैं, उनका कैरेक्टर वैसा हो, कितना भी गंदा काम करके आए पर वो सेव होते हैं। यानी जिस तरह तांबे का लोटा कैसा घसने पे चमकता है, लड़के को लोग भी वैसे ही होते हैं। वो कैसे भी कैरेक्टर लेस हो तो भी वो तांबे के लोटे ही होते हैं। मैं तो बोले तांबे का लोटा बिना ये लुढ़कने वाला, कभी इधर कभी उधर, दोनों साइड बोलता ना, ना इधर का ना उधर का। चलिए, व्यक्ति विकास के लिए चरित्र का उज्जवल होना अत्यावश्यक। व्यक्ति का अगर विकास करना तो उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए? उज्जवल, यानी प्रकाश में होना चाहिए।
अतः व्यक्ति को चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए। ओके, व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलकर, यानी कहने का मतलब अपना जो व्यक्तिगत यानी खुद का बोलते हैं ना जो स्वार्थ है उससे बाहर निकल कर या उसका त्याग कर कर मानव जाति के कल्याण के लिए उसे आगे बढ़ना चाहिए, यानी आगे आना चाहिए या फिर अग्रसर होना चाहिए। तभी सही मायने में हमारे नव निर्माण या फिर पावन युग में कुछ नई बात हुई इस तरह प्रतीत होगा। ओके, चलिए देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। पावन यानी पवित्र, युग यानी समय, चरित्र यानी कैरेक्टर, निर्माण करना यानी बनाना, अच्छा बनाना। ओके, स्वार्थ, स्वार्थ बोले तो बोलते सेल्फिश। ओके, साधना यानी स्वार्थ साधना यानी अपनी काम की बात करना। ओके, वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी, धरती, और कल्याण यानी भलाई करना। ओके, तो यहाँ लेकर बताना चाहते हैं कि आंधी, आंधी का मतलब है तूफान, आंधी का मतलब है तूफान। शब्द लिख लो ना बेटा, मैं आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ, शब्द लिख लीजिए। निर्माण करना यानी सृजन करना यानी बनाना, होता है ना कोई भी चीज, जैसे बोलते हैं ना बिल्डर नई बंगला निर्माण कर रहा है ना, बना रहा है, सृजन कर रहा है। ओके, निर्माण बोले तो सृजन, पावन बोले तो पवित्र, युग बोले तो समय, चरित्र बोले तो कैरेक्टर। ओके, आंधी बोले तो तूफान, आंधी बोले तो तूफान। स्वार्थ, स्वार्थ बोले तो सेल्फिश भाव मन में। ओके, साधना यानी स्वार्थ साधना यानी अपने काम की बात, अपना फायदा किसमें है वो देखना है ऐसे। आंधी यानी तूफान, वसुधा यानी पृथ्वी धरती, और कल्याण यानी भलाई करना, कल्याण करना, पृथ्वी या धरती या धरती दोनों आ सकते। ओके, हाँ चलिए। कभी कहते हैं कि आज का ये युग कैसा है, विज्ञान और तकनीकी युग है, यानी नई नई टेक्नोलॉजी आई है। विज्ञान यानी हमारे साइंस ने भी काफी तरक्की की है। पहले आपको मालूम है कैंसर रोग बोले तो समझ जाओ कि अभी ये इंसान बचने वाला नहीं, पर अभी कैंसर का इलाज होता है, मालूम है ना। फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, उसको भी कैंसर हुआ था, मालूम है क्या। फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे मालूम है क्या, मालूम है ना, उसे भी कैंसर हुआ, उसने भी इलाज किया, ठीक हो गए। और भी बहुत से फिल्म सितारे हैं ऐसा। तो कहने का मतलब पहले कैंसर का इलाज नहीं था, अभी उसका इलाज होता है। तो इस तरह हमारे विज्ञान ने भी काफी तरक्की की है। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में नई नई चीजों की खोज हो रही है, यानी नई नई चीजें की खोज हो रही हो ना, नए नए आविष्कार हो रहे, अनुसंधान हो रहे, आविष्कार हो रहे हैं, नई नई बातें हो रही है। व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है और इस वजह से व्यक्ति का विकास भी हो रहा है। क्या ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए। बल देना यानी हाँ जोर देना चाहिए। ओके, किस पर, देखो विज्ञान ने भी तरक्की की, हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही, नई नई खोजें हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आविष्कार बोले तो जैसे देखो पृथ्वी पर हमारे यान गया, ये भी एक तरह का आविष्कार ही हुआ ना। तो ऐसे समय में मनुष्य को क्या हुआ, टाइम हो गया है ना, टाइम हो गया। तो हाँ, तो ऐसे समय क्या हो बेटा, कुछ चाहिए, आप बात कर रहे हो नहीं ना, नहीं कुछ लोग मास्क का फायदा उठाते हैं। पर देखो एक बात आप ध्यान दीजिए, हम मास्क पहनते हैं और मास्क पहनने के बाद हम हंस रहे, रो रहे, हमारे सब हमारे आंखों में दिखाई पड़ता है क्या, नहीं दिखता है। तू कुछ बोला, तू हंस रहा है, तो भी हंस रहे हैं। यानी उससे पता चलता है अरे ये वही लड़की है जो वो 2 साल पहले दिखी थी, भले ही मास्क लगाया न लगाया। चलिए, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ऐसे में हमें अपने चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बोले तो पर्सनली, जैसे बोलते हैं ना मैं अगर कोई काम कर रहा तो उसमें मेरा फायदा कितना होगा,
मैं दूसरों का विचार नहीं करूंगा, दूसरों का नुकसान हो, वो जिए मरे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा कितना फायदा होगा वो देखना। पर हमें चरित्र निर्माण करते समय क्या ध्यान देना है, तो हमारा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उसका हमें त्याग करना है, यानी उसे हमें छोड़ देना है। और तब जाकर मानव जाति के कल्याण के लिए या मानव जाति का अच्छा करने हेतु हमें आगे आना है। यही बात कहते हैं यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्ष का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में सहसा को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। माना अगम, अगम का मतलब लिखिए, अगम का मतलब है अपार, यानी बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं ना अपार, उसकी बहुत पहचान है, अपार पहचान है। भगवान के साथ पहचान नहीं होगी, अपार पहचान होगी। तो कहने का मतलब उसकी बहुत जान पहचान है ना, अपार है। अगाध, अगाध का मतलब है अथाह, अथाह यानी जिसका कोई अंत नहीं, बोलता ना अथाह, अथाह सागर है। जब हम सागर समुद्र को देखते हैं तो उसका अंत का हमें पता चलता है, बोलते ये अथाह सागर है यानी। तो अगाध का मतलब है अथाह, अथाह यानी जिसका कोई अंत नहीं। अभी देखो हम आसमान देखते हैं, तो हम अगर देखते तो हम सामने देखें तो हमें क्या लगता है, शायद वहां आसमान का एंडिंग है, वहां नीचे तक हमें आसमान दिखाई देता है। पर जब हम वहां पहुंचते तो वो वहां एंड नहीं होता, वो और आगे रहता है, कहने का मतलब। के बाद है सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, सिंधु यानी समुद्र। मझधार यानी लहरों के बीचों बीच, मझधार यानी लहरों के मध्य में या बीचों बीच। संघर्षों का पार, पार जाना यानी दूसरी छोर, पार यानी जैसे हम नाव में बैठ के दूसरी जगह दूसरे और जाते, पार जाना यानी उस साइड। ओके, किंतु डूबना, डूबना यानी जब डूबने लगते हो। मझधार हो, मझधार यानी हाँ किसका बीच, लहरों के बीच, समुद्र के बीच जो लहरें उठते हैं ना उसका मध्य भाग। साहस को स्वीकार नहीं, साहस यानी हिम्मत, स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं यानी हम उसे अपना नहीं सकते, स्वीकार करना है ना अपनाना। ओके, जटिल, जटिल का मतलब है कठिन, हाँ जटिल का मतलब है कठिन। समस्या, समस्या मीन्स प्रॉब्लम्स। ओके, परेशानियां। सुलझाने को, सुलझाना यानी सॉल्व करना, है ना। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं जिसको हम सुलझा नहीं सकते, सिर्फ हमें दिमाग शांत करके उसके बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी समस्या सुलझाने जाते तो हम ज्यादा उलझ जाते हैं ना। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान, नूतन यानी नहीं, ओके, नूतन यानी नहीं, और अनुसंधान का मतलब है खोज, नई खोज, नूतन यानी नई और खोज। ओके, तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार तारे के बिना झनकार नहीं होती, यानी तार जो होता है ना, कोई भी देखो सितार वगैरह में जो तार लगे रहते देखे, अगर वो नहीं रहेगा तो म्यूजिक बजेगा नहीं, तो बिना तार के झनकार सुनाई नहीं देती। जब सितार में तार होती है उस तार को हम जब छेड़ते हैं तभी उसमें से संगीत सुनाई देता है ना, बिना तार के झनकार सुन के ऐसे बजेगा वो नहीं बजेगा। ओके, तो कवि वही कह रहे, सॉरी सॉरी ये नहीं आगे वाला, मैंने आगे वाले का ट्रांसलेशन बताया। हाँ, कवि कहते हैं भले ही अपार वो अथाह जीवन रूपी समुद्र में संघर्ष हो, यानी हमारा जो जीवन है वो तो संघर्षों से भरा है। बोलते ना हमारी जो जीवन नैया है वो मझधार में है, मझधार में बोले तो समुद्र के बीच में जो लहरें है उसमें फंसी हुई है, तो हमें संघर्ष करते हुए उसमें से हमें बाहर निकलना है। तो कहने का मतलब भले ही अपार हो अथाह जीवन रूपी समुद्र के संघर्ष की को कमी ना हो, फिर भी मनुष्य को संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। यानी जीवन में संघर्ष तो आते ही रहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं। कहते देखो एक संकट गया ना तो दूसरा आके खड़ा हो जाता है, यानी प्रॉब्लम्स तो बहुत आते ही रहते हैं, पर उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलना है ना,
उन संघर्षों का सामना करते हुए व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए। मनुष्य के साहस को संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं है। मनुष्य का जो साहस है, उसमें जो हिम्मत है, उस हिम्मत को इस मझधार में यानी समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में डूबना मंजूर नहीं है। स्वीकार नहीं है का मतलब है अपनाना नहीं है, उसे मंजूर नहीं है। स्वीकार नहीं यानी मंजूर नहीं है। क्योंकि देखो ना, इंसान, भगवान ने धरती पर अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो इंसान है, बाकी किसी में इतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए कहा है कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका इंसान सॉल्यूशन निकाल नहीं सकता, यानी हल निकाल नहीं सकता। हर एक चीज का इंसान हल निकाल सकता है। तो वही कह रहे हैं कि मनुष्य को हिम्मत को या फिर साहस रूपी संघर्ष के बीचों बीच डूबना मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। मनुष्य को हमेशा कठिन समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, सुलझाने के लिए नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। यानी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए व्यक्ति को नई नई खोज करना ही चाहिए। कभी भी उसे नई नई खोज करना भूलना नहीं चाहिए। हमें कोई भी चीज बनानी है तो किस तरह बनानी है, उसके लिए हम दिमाग लगा के वो चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक तरह की नई खोज हुई ना। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट दिया है, उससे कुछ बनाना है, जैसे बोला कि वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाइए, पहले आपको देते देते को स्कूल में, हाँ, जैसे प्लास्टिक के बॉटल से कुछ बनाइए, तो हम उसमें अपना दिमाग लगा के उसमें से कुछ नई चीजों का निर्माण करते, यानी कहने का मतलब नई खोज करते। तो ऐसे नई नई खोजों को कभी भी इंसानों को भूलना नहीं चाहिए। आगे देखिए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी इस पावन युग में, इस समय में हमें, हमारे देश ने जो तरक्की की है, तो ऐसे समय हमें अपने चरित्र का निर्माण करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यानी हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना है, उसका त्याग करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अभी आगे देखिए, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं। ओके, शिक्षा का स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, कीर्ति कुमुद की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आवाज आ रहा है ना बच्चों? हाँ, बस कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया, देखो बेटा। दिख रहा है? मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ मिस, आवाज आ रहा है। टेक्स्ट बुक है ना आप लोगों के पास? हाँ मिस। हाँ, तो सुनिए बेटा। ओके, चलिए। शील विनय आदर्श, शील, शील बोले तो नम्र, शील, विनय यानी शिष्टाचार, आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार, यानी जब तक तार को छेड़ा नहीं जाता उसमें से झनकार यानी आवाज सुनाई नहीं देती। शिक्षा यानी एजुकेशन, क्या स्वर साथ सकेगी यदि नैतिक आधार पर, यह देखो दूसरा शब्द दिया है, कीर्ति कुमुदी की गरिमा। कुमुदी बोले तो चांदनी, कीर्ति बोले तो प्रसिद्धि, यानी पॉपुलर, पॉपुलर होता है ना, कोई चीज प्रसिद्धि प्राप्त करता है यानी मशहूर होता है, वह कीर्ति का मतलब है प्रसिद्धि यानी मशहूर, और माँ का मतलब है महत्व, गौरव। आदर्श बोले तो बोलते हैं ना कि वो आदर्श नहीं, आदर्श का मतलब क्या होता है, एक तरह का, जैसे देखो हम हमारे सामने किसी का आदर्श लेते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जीवन में हम पापा की तरह बने, मम्मी की तरह बने, टीचर की तरह बने, कोई तो आदर्श रहता है ना आपके आंखों के सामने कि हमें ऐसे, हाँ हाँ, यानी ऐसा करे, तो कह रहे हैं कि इस तरह आदर्श का मतलब वो होता है। ओके, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता यानी महानता, महानता। ओके, तो कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों के कि जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई नहीं देती, यानी जब तार है उस तार को जब तक छेड़ते नहीं तब तक संगीत या फिर झनकार सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं हो सकता। यानी
इन गुणों का मनुष्य में होना जरूरी है। नम्रता का भाव, शिष्टाचार, है ना। कुछ लोग अपने नियमों के पक्के होते, सुबह जल्दी उठना है यानी उठना है, इस समय खाना खाना है, सही ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना है यानी पहुंचना है। तो ये सारे उनके जीवन के एक नियम होते हैं, सिद्धार्थ, है ना। देखो जीवन में कुछ नियमों का पालना जरूरी, नहीं तो उठा तो कभी 6 बजे उठा, कभी 8 बजे उठा, कभी 12 बजे उठा, ऑफिस गया तो गया, कभी 10 बजे गया, कभी 11 बजे, यानी उनके जीवन में यानी कोई नियम ही नहीं, हो रहा है, जी रहे, खा रहे, पी रहे, नहीं। एक तत्व होना चाहिए जीवन में, मुझे ऐसा करना है। तो अभी भी कुछ बुजुर्ग है सुबह उठकर योगा वगैरह करते हैं नियम से, और हम लोग आलसी सोते रहते हैं। कुछ सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। शील, नम्रता, शिष्टाचार, श्रेष्ठ आदर्श। कुछ तो आदर्श रखो कि बाबा मुझे कुछ आगे चल के कुछ करना है, नहीं तो सोचो जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ? क्या करना है, करो ना, आया है वो जब तक जाता नहीं तब तक हमारे अंदर का हाल। तो वापस पटपट पटपट कुछ बोल रहा है, तू अभी मास्क निकाल चल। तू बोल रहा है, हाँ बोला कि मेरी तरफ देख के क्यों बोला? ये तो मेरी तरफ देख रहा है, ये किसकी तरफ है? मेरे को बोला कि मेरी तरफ देख के क्यों बोली? मैं तो सभी की तरफ देखती हूँ। आपने अभी बोला ना देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि मेरी तरफ देख। मैं सभी को बोल रही हूँ कि हमने अभी तक अपना जीवन का कोई लक्ष्य ध्येय नहीं सोचा, ऐसा सोच रहे जब होगा तब सोचेंगे, यानी तू कल से ये मार्क्स मत बैठी। चलिए आगे देखिए। तो कहने का मतलब है कि जब तक मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता नहीं, तब तक उसका जो चरित्र है उज्जवल नहीं हो पाता। सच्ची शिक्षा वही होती है, सच्चा एजुकेशन, सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता होती है, अच्छाई यानी सत्य का मार्ग। देखो आपको टीचर वगैरह सिखाते हैं, तो कभी आपको गलत रास्ता बताते हैं क्या? बोलते हैं जाकर बाहर किसी का जेब काटो, किसी को मारो, गाली गलौज करो, कभी देते कि नहीं? वो नैतिकता यानी अच्छे मूल्य, आपको अच्छे वैल्यू सिखाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य को इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे यश यानी यश बोले तो यश यश सफलता, ओके, प्रसिद्धि के रूप में चांदनी की गौरव में प्रकाश में संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसे किस तरह का, जैसे देखो ना चांदनी रात की जो किरणें है वो धरती पर आती है तो कितनी सुंदर दिखती है। तो मनुष्य का चरित्र भी वैसा होना चाहिए। कैसा? उसे अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे उसी चांदनी की गौरव में यानी उस महिमा को प्रकाश के माध्यम से संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जो हमारी भारत की जो संस्कृति है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, तभी सही मायने में हमें सब कुछ चीजें मिलेगी। कहने का मतलब है समाज में एक ऐसा स्थान हमें प्राप्त होगा कि जिसकी हमें अपेक्षा है। तो कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए? यश यानी सफलता और प्रसिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो जिस प्रकार चांदनी का जो प्रकाश धरती पर पड़ता है वैसे हमारी भी सोच या होना चाहिए ताकि संस्कृति का हम सम्मान कर सके। तो ऐसे संस्कृति का सम्मान करना भी कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। हमारे भारत की संस्कृति क्या है? मेहमान आए तो अतिथि देवो भव, फिर वो कितने भी भव, है ना, फिर वो कितना भी हमें पीड़ा दे, कितना भी दुख पहुंचाए, फिर भी उनका आदर सत्कार करना ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना। भूखे को खाना खिलाओ, है ना, यही है ना। या कोई भूखा है, खाना मांग रहा है तो उसके सामने वड़ा पाव खाओगे, वो बोलेगी जा तेरा पेट दुखेगा, है ना। पर हमारे भारतीय लोगों में ऐसी यही नहीं है। अगर हमारे सामने कोई भूखा है, गरीब है, तो हमारे अपने आप हमारे मन में उसके प्रति दया आ ही जाती है, कहने का मतलब। और ऐसा कभी नहीं कोई व्यक्ति करेगा कि उसे भूखा रख के खुद खाएगा, वो अपने में से थोड़ा भी उसे शेयर जरूर करेगा। हमारे माता पिता सिखाते क्या, स्कूल जाओ टिफिन शेयर करके खाओ रिसेस में, या ऐसा बोलती है तेरा डब्बा छिपा के रखना, दूसरे का खाना, देन वो खत्म होने के बाद तू चुपचाप तेरा खाना। कभी ऐसा नहीं? क्या वो बैठ क्यों तैरती? कितना टाइम हुआ बेटा? बस एक पैराग्राफ पढ़ा दूं छोटा सा, तो हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा यार। ओके। निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले।
यानी इस निर्माणों के पावन युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी तरक्की की, उसके साथ हमें अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वार्थ की जो आंधी हमारे मन में उठी है, तो तूफान उठा है, उस भाव को त्याग करते हुए धरती यानी पृथ्वी के लोगों का कल्याण करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आविष्कार, आविष्कार यानी नई नई जो खोज हो रही है। ओके, की कृतियां, कृतियां यानी एक्टिविटीज। ओके, मानव यानी मनुष्य का प्यार नहीं। सृजनहीन, सृजनहीन का मतलब है निर्माणहीन, यानी जो चीज हम बना नहीं सकते। सृजनहीन का मतलब है निर्माणहीन, यानी कोई चीज हम बना नहीं सकते वैसे। ओके, विज्ञान यानी साइंस। व्यर्थ है, व्यर्थ बोले तो बिना काम के, व्यर्थ बोले तो किसी काम के नहीं, बिना काम के। ओके, प्राणी का उपकार, उपकार बोले तो एहसान। ओके, प्राणी का। भौतिकता के उत्थान, भौतिकता बोले तो सांसारिकता, यानी संसार में जब हम रहते हैं तो वो जो सांसारिक जो भाव होता है, यानी देखो हम इस समाज का एक हिस्सा है, इससे हम जुड़े हैं, तो इस समाज के जो नीति नियम है उसे तो हमें पालना ही पड़ता है ना। हम अभी बोलते हैं कि मुझे इस समाज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें इसी समाज में रहना है और इसी के नीति नियमों को पालना पड़ता है। ये सारा क्या है, सांसारिकता है। ओके, और उत्थान, उत्थान का मतलब है उन्नति, विकास। उत्थान का मतलब है उन्नति, विकास। ओके, हाँ अमृत हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट में आती हूँ। कैमरा नहीं दिया, वो हो रहा है, पर मेरी आवाज वो लोग सुन रहे, मैंने उनसे बात किया। आ रहा है ना बेटा आवाज? चिपक गए। आवाज आ रहा है? निधि, रोशन, अभी ये लोग यहाँ थे, इधर कैसे गए? देखो जरा अमृत, देखो, क्योंकि अभी मैंने उनको बोला तो वो मेरी आवाज सुन रहे थे। हो गया, बंद कर दिया।